मैथन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे सेम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में आने वाले कॉन्सेप्ट को गवर्न करता है। ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n-1 निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n नहीं है, n-1 है। कैसे निकालेंगे? ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर फॉर्मूला के बारे में सोच रहे होंगे। आज इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए। आगे ऊपर जो लिखा हुआ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझना आपको आसान होगा अगर आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिएगा। इस सीरीज को पलट करके लिख लीजिए, सेम सम उल्टा करके। वहां n-1 से स्टार्ट किया और 1 तक इसको लिख दिया। अब अगर आप इसको जोड़ने जाएं तो जितना आपको जोड़ने के लिए दिया गया था उसको आप 2 बार जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेम सीरीज को 2 बार लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा कि ईच इंडिविजुअल टर्म जो है, जो पोजीशन 1 पर है, 1 एंड n-1 जोड़ने पर कितना आया? n आया। पोजीशन 2 पर n-2 है, 2 एंड n-2 उसको भी जोड़ेंगे तो n आ रहा है। क्या ये देख पा रहे हैं? पोजीशन 3 और यहां भी थर्ड टर्म, दोनों को ऐड करेंगे तो n आ रहा है। देख पा रहे हैं इस चीज को? यह वैलिड आपके लास्ट टर्म तक है। n-2 के नीचे 2 है और n-1 के नीचे 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 लास्ट n-1। वही चीज n-1 से 1 तक लिखा हुआ है। तो एक तरीके से यह सम भी है और एक तरीके से यह एक नेचुरल नंबर भी है। दूसरे में नेचुरल नंबर को रिवर्स करके लिखा हुआ है। ईच लोकेशन पर, ईच पोजीशन पर जो नंबर लिखा हुआ है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, उसका सम हर बार n n n n n n कितनी बार आएगा? कितना टर्म्स है? n-1 टर्म। तो यह n कितने बार आया होगा? n-1 टाइम्स आया होगा। तो सम कितना हो जाएगा? सिंपली n इज अपीयरिंग फॉर n-1 टाइम्स। तो सम कितना हो जाएगा? सम एक बार निकालना था, हमने फॉरवर्ड और रिवर्स 2 बार कंप्लीट सम को जोड़ा है, तो जितना निकालना था उसका हमने डबल निकाल लिया। तो हमारे सम का वैल्यू Sn का वैल्यू निकल गया। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि n इंटू n प्लस 1 पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1/2, ये n इंटू n-1 क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर n होता था, यहां पर n-1 लिया है, तो n और n से एक बड़ा, यहां भी n-1 और उससे एक बड़ा, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि सम हमने 2 बार ले लिया है, एक बार फॉरवर्ड में एक बार रिवर्स में। तो फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरीके से है, कैसे काउंटिंग करते हैं ये भी समझ में आ गया। अब मैं इतना सा बोल सकता हूं कि इफ नेचुरल नंबर्स आर एडेड टिल n-1 टर्म्स और टिल n-1 काउंटिंग, then sum becomes n into n-1/2। इसको देखते ही आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि यही सेम फॉर्मूला तो NC2 का भी होता था। सिलेक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज फ्रॉम n यूनिक क्वांटिटीज। अगर n यूनिक क्वांटिटीज दिया हुआ है, n डिफरेंट कलर का बॉल दिया हुआ है और वहां से 2 बॉल आपको सेलेक्ट करना है, आंख बंद करके निकालते हैं, तो कितने ढंग से निकाला जा सकता है? उसका फॉर्मूला NC2 होता था, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। मतलब कि एक तरीके से दोनों सेम ही चीज होता है। या तो आप n ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने कितने ढंग से आप कर सकते हैं,
उसका जितना काउंटिंग होता है नंबर ऑफ वेज, और अगर आप 1 से n-1 टर्म को ऐड करते हैं, n तक नहीं बोला, n-1 बोला, मार्क कीजिए, तो उसका भी सम n इंटू n-1/2 विच इज इक्वल टू nc2 के बराबर होता है। क्लियर है? यह तो मैथ था। अब देखेंगे फिजिक्स। Sn को Sn डैश में कर देता हूं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है n इंटू n+1/2, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं उस पर एक डैश रख दिया कि यह एक स्पेशल केस है जिसमें कि मैं n तक नहीं ले रहा हूं बल्कि n-1 तक ले रहा हूं। मैं चाहता तो n-1 भी यहां पर लिख सकता था, Sn-1, लेकिन फिर वो लेंदी होगा और आपके लिए हो सकता है एक झलक में कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाए कि माइनस है प्लस है। सिंपल आप समझ रहे हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n-1 इज एग्जैक्टली सेम एज number of ways two quantities taken out from a group of n objects, n quantities. क्लियर है? क्वेश्चन के पार्ट 1 में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के nth ऑर्बिट में चला गया है। अब वह डी एक्साइट जब होगा तो वह एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट फोटोन रिलीज करेगा। तो अगर मान लीजिए कि वह nth ऑर्बिट में है, वहां से जब उसको डी एक्साइटेशन अलाउ करेंगे, डी एक्साइट तो होगा ही, फ्यू नैनो सेकेंड में होता है, तो कितने तरह का पॉसिबल है कि फोटोन जो निकलेगा विथ डिफरेंट एनर्जी, उसको अगर डिफरेंट फोटोन के नाम से बोलते हैं, तो कितने तरह का डिफरेंट फोटोन, कितने तरह के डिफरेंट एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो सकता है। तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, यह एक तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग ऑफ नेचुरल नंबर होगा। जरा सा देखिए, समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि मान लीजिए कि यह सारा का सारा सीढ़ी है और बच्चा 7वें सीढ़ी पर है, और यह जो पहला सीढ़ी है यह सीढ़ी नहीं है, यह ग्राउंड है। क्लियर है? जो ग्राउंड है उसको भी काउंटिंग 1 दिया है। मान लीजिए कि बच्चा 7वें सीढ़ी पर है, छोटा बच्चा है, बच्चा चाहेगा कि कूद करके नीचे आ जाए, तो सबसे पहले बच्चा 7 पर से कहां कूदेगा? 6 पर कूदेगा, 5 पर कूदेगा, कि 4 पर कूद जाएगा, कि 3 पर कूदेगा, पता नहीं, किसी पर भी वो कूद सकता है। डायरेक्टली 7 से वो ग्राउंड पर भी आ जाएगा, n=1 पर भी आ जाएगा। हो सकता है बच्चे का अपना दिमाग है, पता नहीं क्या करेगा, वो 7 से हो सकता है 6 पर ही कूदे, या 7 से 5 पर कूद गया, फिर 5 के बाद फिर सोच रहा है मैं क्या करूं, 5 के बाद सीधे नीचे उतर जाऊं कि 5 के बाद मैं 3 पर चले जाऊं, पता नहीं, बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। क्लियर है? तो अब हमें पता यह करना है कि बच्चा कितने ढंग से कूद सकता है, कितने ढंग से कूदकर फाइनली पहले सीढ़ी पर, मतलब कि ग्राउंड पर आ जाएगा। अब यहां पर पहला सीढ़ी ग्राउंड या ग्राउंड स्टेट से रिलेट कर सकते हैं आप, कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है वह ग्राउंड लेवल ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। यह जो सीढ़ी है यह ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर क्या होता है? अलाउड एनर्जी लेवल्स। बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि छोटे स्तर पर, क्वांटम लेवल पर हर एक चीज एक पोर्शन में मिलता है, कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। मतलब कहने से मेरा क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि हाथ को मैं यहां से यहां पे कहीं पर भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। छोटे स्तर पर क्या है कि या तो मैं यहां कर सकता हूं और उसके बाद मैं यहां कर सकता हूं, बीच में मैं नहीं कर सकता हूं। हर चीज क्वांटाइज्ड है छोटे स्तर पर। ठीक है? तो ऑर्बिट नंबर क्या है? वह एनर्जी लेवल है कि
इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी अलाउड है। सेम जैसे एक सीढ़ी क्या है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के नजर से देखिएगा तो सीढ़ी क्या है कि डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप सीढ़ी 1 और सीढ़ी 2 के बीच में नहीं रह सकते, आप गिर जाएंगे, आप सीढ़ी 1 पर आ जाएंगे। जाना है तो सीढ़ी 1 से सीढ़ी 2 पे ही जा सकते हैं, या सीढ़ी 2 से सीढ़ी 1 पे ही आ सकते हैं, या सीढ़ी 3 सीढ़ी 6 से सीढ़ी 2 पर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वांटाइजेशन है? क्लियर है? तो अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, बोला कि वो 7वें सीढ़ी से कहीं तो कूदेगा, मुझे सक्सेसिव जंप को नहीं काउंट करना है, मुझे सिर्फ काउंट करना है कि वहां से वो कहां कूदा। 7 से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो 7 से हो सकता है 6 पर आए, 5 पर आए, 4 पर आए, 3 पर आए, 2 पर आए, 1 पर आए। कितने ढंग से हुआ इसको समझेंगे। 7 से 7 पर तो नहीं कूद जाएगा, लोअर जो सीढ़ी है उसी में से किसी एक पर कूदेगा। तो 7 से 7 पर नहीं कूद रहा है और सब पर कूद रहा है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट में है, 7th सीढ़ी पर है, तो 6 वेज है उसके पास कूदने का। क्लियर है? क्लियर है। यहां से 6 वेज होता है, और इसी प्रकार से अगर वह 6 पर है, सीढ़ी 6 पर है, तो बच्चा कितने ढंग से कूद सकता है? 6 से 5 पर जा सकता है, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पर। सक्सेसिव नहीं देखेंगे, उसके लिए काउंटिंग तो हो ही रहा है, सब जगह से काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? तो 6 से 5 वेज में कूद सकता है। हाँ, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। 5th सीढ़ी पर से कितने ढंग से कूद सकता, और कूदेगा जब भी नीचे ही कूदेगा, ऊपर नहीं चला जाएगा कूद करके। एनर्जी घट सकता है, एनर्जी बढ़ नहीं सकता है। अब बच्चा तो हो सकता है कि हायर सीढ़ी पर भी चढ़ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि एक निर्जीव चीज है, उसके पास में एनर्जी अपने अपने नहीं बढ़ सकता है। हमारे पास तो स्टोर्ड एनर्जी रहता है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास स्टोर्ड एनर्जी कुछ भी नहीं। जितना हमने दे दिया वो उससे या तो घट सकता है, तो वो जब भी कूदेगा तो नीचे ही कूदेगा। तो 5th सीढ़ी पर है, तो इसी एनालॉजी से 4 वेज से कूद सकता है। 5th से 4, 5th से 3, 5th से 2, 5th से 1, 4 वेज में। तो अब ये चीज क्लियर हमें दिख रहा है। अच्छा, मतलब कि जिस ऑर्बिट में वो रहेगा उससे एक कम वेज में वो कूद सकता है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद के सीढ़ी पर तो नहीं कूद जाएगा, सेम सीढ़ी से सेम सीढ़ी पर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब मान लीजिए ग्राउंड स्टेट पर आ गया, n = 1 पर आ गया, यहां से कूद करके कहां जाएगा? ग्राउंड में है तो ग्राउंड में ही रहेगा। क्लियर है? तो अगर आप इस सम को देखिएगा, तो यह अगर 7th ऑर्बिट में है, अगर nth ऑर्बिट में है, तो उसमें कितने वेज से वो आ सकता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... n-1 तक। मतलब अगर वो 7th ऑर्बिट में है तो 6 तक ऐड किया, 8 का रहता तो 7 तक ऐड करते। समझ में आ रहा है? n ऑर्बिट में अगर है तो 1 से n-1 तक जाएगा। क्लियर है? रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके सोचिए। तो अगर आपको काउंट करना हो तो सेम यही इक्वेशन आएगा, यही सीरीज आएगा। 1 + 2 + 3, अगर n ऑर्बिट है तो n-1 तक जाएगा, और उसका सम आपको पता है n × n-1/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला आपको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा होगा। IIT का PYQ मैंने 46 ईयर्स का सॉल्व किया है। कितनी बार पूछा हुआ है यह सब क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन इस प्रकार से नहीं पूछते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? और भी देखेंगे बहुत सारा चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है।
देखिए, आराम से देखिए, समझिए। अब इसी चीज को हम लोग इंटरप्रेट करना चाहेंगे NC2 से। सेम चीज को, सेम रिजल्ट मुझे लाना है। कैसे करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन बनाएगा तो टू डिफरेंट ऑर्बिट होना चाहिए। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट नहीं होना चाहिए, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। मतलब अगर दो पॉसिबल परमुटेशन है 1 2 2 1, तो यहां पर हम 1 से 2 अलाउड नहीं है, ओनली 2 से 1 अलाउड है। मतलब कि इस दो परमुटेशन में ओनली 1 अलाउड है। कौन सा अलाउड है? हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। ध्यान दीजिए कि n ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, वहां पर जो इंटरप्रिटेशन है वह अलग है। वहां पर है कि 1 2 और 2 1 में चूंकि कोई डिफरेंस नहीं है तो एक को हमने फेंक दिया। समझ में आया? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इंटरप्रिटेशन है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी बिना एनर्जी लिए नहीं जा सकता है। ओनली 1 अलाउड है, हायर नंबर, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो यहां पर सेलेक्टिवली आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं है कि 1 2 एंड 2 1 गेंद, लाल गेंद और पीला गेंद दोनों चूंकि सेम ही है, पीला गेंद और लाल गेंद में, तो दोनों में कोई एक जो डबल काउंटिंग हमने किया है उसको एक को फेंक दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम मान के चलें कि पीले गेंद का एनर्जी लाल गेंद से ज्यादा है तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। लेकिन लाल गेंद से वह पीला गेंद हो जाएगा लो एनर्जी से हाई एनर्जी, यह अलाउड नहीं है। यह ऐसा होगा ही नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है? तो अब हमें यह पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने ढंग से ट्रांजिशन कर रहा है, कितने ढंग से कूद रहा है। तो अब हम लोगों को समझ में यह आया कि कूदने का मतलब क्या होता है। दो एनर्जी लेवल का मेंशन होना चाहिए। तो अब हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4, सेम चीज को कर रहे हैं हम लोग, 5 6 7। ये जो सीढ़ी का जो नंबर है, बच्चा जो है सीढ़ी के नंबर में मान लेते हैं कि 7th सीढ़ी पर है, जैसा वहां पर माना था। अब 7 के साथ में हम लोग पेयर बनाएंगे, यहां से 2 पेयर बनाएंगे और उस पेयर में बच्चा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो भी पेयर रैंडमली बनाएंगे, मान लीजिए 7 3, यह पेयर है, इसको कभी भी हम लोग 3 7 नहीं सोचेंगे। मतलब ये तो हमारा समझ है। लेकिन फाइनली यहां से क्या चाहिए? ओनली 2 डिजिट्स चाहिए। तो कितने ढंग से 2 डिजिट्स हो सकता है? तो यह तो क्वेश्चन फिर NC2 का हो गया कि आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट ओनली 2 ऑब्जेक्ट। तो कितने, हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? तो 7 है तो 7C2, n होता तो NC2। अच्छा, मान लीजिए एक कोई पेयर लेते हैं 7 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 7 to 3। क्या 7 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेम ऑर्बिट में वह क्यों कूदेगा, वो तो वहां है ही। और यहां पर जब आप सभी को यूनिक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो जब आपने 7 को ले लिया तो 7 तो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आने का चांसेस भी नहीं है। क्लियर है? तो जितना भी पेयर्स हो सकता है वह इंफॉर्मेशन हमें यह देता है, अच्छा इन दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन होगा। और ऑलरेडी हमें पता है जब भी होगा तो हायर से लोअर में ही होगा, लोअर से हायर में तो होगा ही नहीं। तो यहां पर रैंडमली हम ऐसा नहीं लिखेंगे 7 4 या समटाइम्स हमने लिख दिया 2 5, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो हायर नंबर कोमा लोअर नंबर। समझ में आया? लिख दूं मैं पेयर्स एक बार आपके कन्विंस करने के लिए। तो 7 से
6 पर 7 से, 5 पर 7 से, 4 पर, यहां भी वही हो रहा है। पेयर्स कैसे बनेगा? 7 6 7 5, एक बार मैं लिख देता हूं। तो इसलिए तो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि NC2 और ये सम दोनों ढंग से अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन का संख्या जो है आपको काउंटिंग से भी उतना ही आ रहा है और यहां से भी इतना ही आ रहा है। समझ में आया? अब दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल टर्म जो है, हाँ ठीक है, दूसरे पार्ट को देखें। ध्यान रहे, इन पेयर्स को गिनने के बाद 6 + 5 + 4, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी कह चुका। मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर 7 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हाउ मेनी वेज 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेने पर, हाउ मेनी वेज कैन वी टेक 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस 7 नंबर्स और n नंबर्स, तो वो NC2 होता है। उसमें पेयर्स कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं मैं। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 से भी आ जाएगा, लेकिन फिर ये बताने का, सेकंड इंटरप्रिटेशन बताने का कोई मतलब नहीं था। समझ में आ रहा है? NC2 का बात कर रहा हूं कि डायरेक्टली आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो आपने पढ़ा है वहां से आप NC2 लिख सकते हैं, और उससे भी क्यों इसका वैल्यू उसके सम के बराबर आता है, यह चीज आपको ध्यान देना है कि यह दोनों ही वैल्यू बराबर होता है। एक काउंटिंग है, सम है, और दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो हाँ, मैथमेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए समझ लिया। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। मान लीजिए अगेन मैं 7 क्वांटिटीज ले रहा हूं, 7 चार्जेज है एक सिस्टम के अंदर में, और इस सिस्टम में सिर्फ चार्ज ही है और कुछ नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का कितना होगा? डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन IIT कॉन्सेप्ट में मैं आपको फॉर्मूला में नहीं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला से कीजिए, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए। तो क्वेश्चन यह है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। यह नहीं पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। कैसे करेंगे देखिए। तो अगेन पहले हम लोग SN के साइड से इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद NC2 से इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए पहले SN से, सम ऑफ काउंटिंग नंबर से हम लोग इसको इंटरप्रेट करने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए। हम लोग शुरू Q1 से ही करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज स्पेशल नहीं है, तो काउंटिंग हमारा आसान रहेगा। अब देखिए, जब आप Q1 चार्ज को इंफिनिटी से इसके लोकेशन के, Q1 के लोकेशन पर लाते हैं, तो क्या आपको किसी दूसरे चार्ज के रिपल्सन को झेलना पड़ेगा? नहीं झेलना पड़ेगा। क्या कोई फिर एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। जैसा उसके लिए इंफिनिटी, वैसा ही उसके लिए पोजीशन 1। तो यहां पर कोई भी वर्क चूंकि नहीं करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फोर्स को, तो कोई भी पोटेंशियल इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। अब चार्ज Q2 को लेकर के आएंगे। जब आप Q2 को लेकर के आएंगे तो आपको Q1 के रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। कितने रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा? एक रिपल्सन का सामना। किससे करना पड़ेगा? Q1 से करना पड़ेगा, एक रिपल्सन। अब हम लोग
Q3 को लाएंगे। जब Q3 को लाएंगे तो उसको कितने रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा? Q1 का रिपल्सन और Q2 का रिपल्सन, दो रिपल्सन टर्म का सामना करना पड़ेगा। Q3 को लाया तो Q2 और Q1 दोनों के रिपल्सन को झेलना पड़ा, तो एनर्जी जो है वह दोनों के लिए लगेगा। तो जितना एनर्जी लगेगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो पर यूनिट चार्ज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है तो टोटली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। माइनस क्यों लिख रहे हैं? माइनस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिपल्सन झेल रहे हैं हम लोग, तो माइनस नहीं होगा। अट्रैक्शन में माइनस होता है। माइनस को मैंने हटा दिया। नंबर ऑफ टर्म्स मैं चाहता हूं कि आप सीखिए। तो अगर Q3 हमने लाया तो दो टर्म के रिपल्सन को झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए Q4 लाते हैं, एक और चार्ज ला लिया, Q1 है, Q2 है और एक Q3 भी है। अब जाकर के हम लोग Q4 ला रहे हैं, तो Q4 को कितने रिपल्सन का सामना पड़ेगा? 1 2 3, तो 3 टर्म्स होगा। Q5 को लाएंगे अगर मान लीजिए, तो कितने टर्म्स को, कितने रिपल्सन को झेलना पड़ेगा? 1 2 3 4 टर्म्स। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं उसी हिसाब से, जगह लेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखें तो कितना हो रहा है? नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो हो रहा है कितना हो रहा है? तो यहां पर जो इसके पहले वाले इंटरप्रिटेशन में आपने देखा था, वहां पर काउंटिंग जो है रिवर्स में था। एस एन डैश को रिवर्स में हमने लिखा था। यहां पर फॉरवर्ड काउंटिंग हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्ट्स विथ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। मान लीजिए कि nth लास्ट चार्ज हम लोग ला रहे हैं, तो लास्ट चार्ज को सामना कितने चार्जेस से करना पड़ेगा? उस चार्ज को छोड़ के सभी से n-1 चार्ज का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर n चार्ज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 1 टर्म प्लस 2 टर्म प्लस 3 टर्म प्लस 4 टर्म, और लास्ट में nth चार्ज के लिए n-1 टर्म। दिख रहा है आपको? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, डॉट 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 डॉट, लास्ट में nth चार्ज को n-1 टर्म का सामना करना पड़ेगा। सम कर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? आपके सामने लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सिंपली 1 टर्म, 2 टर्म तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू इतना हो जा रहा है। अब इसी चीज को अचीव करना चाहेंगे हम लोग NC2 मेथड से। क्या उससे हो जाएगा? जरूर होगा। देखिए, फिर से देखिए। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का निकालने के लिए जितना भी पॉसिबल पेयर ऑफ चार्ज हो सकता है, उस सभी के इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी के सम को टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। अगर यह बात आपने समझ लिया तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा? आउट ऑफ 7 चार्जेज 2 चार्ज के ग्रुप अगर हम बना लें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं -k Q1 Q2 बाय R। तो अब क्वेश्चन घटकर यह रह गया कि कितने पॉसिबल पेयर्स यहां पर होंगे। 7 है तो 7C2, क्योंकि कॉम्बिनेशन का में डेफिनेशन ही यही होता है 7C2 का। क्लियर है? क्लियर है। तो अगर यहां पर n चार्ज होता तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितना होगा? NC2 होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ NC2, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सेम आंसर आ गया आपको? फिर से सेम आंसर आ गया। कैसा लगा वीडियो? एक और चीज जाते जाते हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे कि यहां पर NC2 को मैंने
दो ढंग से आपको बताया, एक सम ऑफ काउंटिंग नंबर और एक बताया कि कॉम्बिनेशन का थियरी, कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया और जो रेस्ट बचा उसको यहां पर लिख दिया। NC2 के मैथमेटिकल एस्पेक्ट को एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हमें लेना है। तो क्या करते हैं, इसमें अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो यहां पर जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो सभी को ले लेंगे n-1। अब इसी प्रकार का काम हम लोग सभी n ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर 1 लिया, 2 लिया, जितने भी है लास्ट में n को भी लिया, लेकिन हर बार 1 के लिए n-1 जब कभी भी आप एक आइटम लेते हैं बॉक्स में तो नेक्स्ट आइटम जो है n-1 वेज से हो सकता है, लेकिन इसमें यहां पर आप देखेंगे कि n-1 टर्म जब आप लीजिएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा। एक तरीके से इस बॉक्स का परमुटेशन अवेलेबल होता है। तो 1 n-1 को एक काउंट किया जाता है और n-1 और 1 भी अवेलेबल हो रहा है, जबकि मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना था तो इसमें से दो पेयर में एक ही पेयर लेते हैं। इसीलिए जो काउंटिंग होता है वो इस प्रकार से देखें तो लगता है कि n इंटू n-1 होना चाहिए, लेकिन वो बाई 2 क्यों आ जाता है? उसका रीजन ये है कि जब आपने 1 लिया तो यहां पर n-1 है, जब आप n-1 टर्म भी लीजिएगा तो उसके लिए भी आप सभी को फिर से एक बार लीजिएगा, n-1 के साथ में 1 को लीजिएगा, 2 को, ये तो ऑलरेडी ले रखा है। अगर मान लीजिए कि राम ने श्याम से हाथ मिलाया तो और आप सोचते हैं कि 5 लोग हैं और हमने 4 से हाथ मिलाया, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी 5वें से हाथ मिलाया हुआ है, तीसरे से हाथ मिलाया, जब तीसरा हाथ मिलाने के लिए जाएगा तो तीसरा पहले से भी मिलाएगा, जबकि पहला ने तो सभी से मिलाया हुआ है। तो इस प्रकार से डबल काउंटिंग हो जा रहा है कि राम श्याम ने जो हाथ मिलाया वह 1 और श्याम राम ने जो मिलाया वह 2, लेकिन हाथ तो एक ही बार मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट मैंने NC2 का आपको बताया। एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट होता है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट है लेकिन यहीं पर देख लेंगे तो अच्छा है। बाइनोमियल कॉफिशिएंट में भी NC2 का वैल्यू इतना आता है। यह पास्कल ट्रायंगल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहां से भी NC2 का वैल्यू मिलता है। कोई भी एक्सप्रेशन लेंगे a+b⁻³ करेंगे, वहां से भी यह कॉफिशिएंट आपको कंपेयर करने से मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए। वहां पर भी वेरी कंसेप्चुअल वीडियोस हम लोग लाते हैं। इस वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक जगह ला करके फिजिक्स के अलग अलग इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन किया जाता है। साथ साथ में आप मैथ के भी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से कोई यूजफुल काम क्या हम कर सकते हैं? क्या फिजिक्स के इफेक्ट से यह मैथ, जो कि जनरली स्टूडेंट्स ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो क्या इस गैप को हम लोग भर सकते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।